नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का लाइव फोन इन कार्यक्रम जहां हम खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित अलग अलग विषय लेकर आते हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करते हैं और साथ ही आपके सवालों को भी हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हमारे विशेषज्ञ जो कि अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो आज का विषय क्या है, सबसे पहले डालते हैं आज के विषय पर नजर। आज का हमारा विषय है पशुओं में टीकाकरण, दुधारू पशु में संतुलित आहार का महत्व। तो दोनों ही विषय हमारे पशुओं की सेहत के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि हमारे जो पशु हों वो स्वस्थ रहें, उन्हें बीमारी ना हो। इसके लिए हमें अपने टीकाकरण को दुरुस्त करना होगा, यानी हमारे जो पशु हैं उनको समय समय पर उनको अलग अलग बीमारियों से जुड़े जो टीके हैं वो लगवाने चाहिए और साथ ही उनके आहार का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इससे जुड़ी कौन सी खास बातें हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे 2 टोल फ्री नंबर हैं, इन्हें आप नोट कर लें, हमारे टोल फ्री नंबर जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको ये बता दें कि हमारे जो नंबर हैं ये बिल्कुल निःशुल्क हैं, इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। बस आप कॉल करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। और साथ ही हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि जब आप कॉल करें तो एक बात का ध्यान रखें कि नेटवर्क क्षेत्र में रहें और साथ ही जब आप हमें कॉल करें तो कोशिश ये करें कि टेलीविज़न की आवाज़ कम कर दें और उसके बाद आप हमें फ़ोन करें ताकि आपके सवालों को हम ठीक से सुन सकें। आपको बता दें कि 1800-1130-60 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और दूसरे नंबर में बस अंत में आपको 61 लगाना होगा। तो आपके कॉल्स का इंतज़ार रहेगा और साथ ही जो आज के विषय हैं उनको आप बहुत ध्यान से देख लें और समझ लें और इससे जुड़ी जो बातें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे उन्हें भी आप सुनते रहें। हमारे 2 मेहमान हैं, उनके बारे में आपको बता देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पुनीता गहलावत हैं, आप उप निदेशक हैं पशुपालन विभाग, गुरुग्राम, हरियाणा में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पुनीता आपका कार्यक्रम में। और आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पशुओं में टीकाकरण किस तरह से कराया जाए, कौन सी सावधानियां बरती जाए। हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर अशोक कुमार, आप प्रोफेसर एंड हेड हैं पशु आहार पशु विज्ञान विभाग, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अशोक जी कार्यक्रम में। आपसे हम समझेंगे कि दुधारू पशुओं में संतुलित आहार को किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए और इसका क्या महत्व है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जो नंबर है उन्हें हम टेलीविजन स्क्रीन पर साथ साथ हम फ्लैश करते रहेंगे, जहां से आप नोट कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम डॉक्टर पुनीता से जानते हैं, जो पशुओं के टीकाकरण की हम बात कर रहे हैं। पुनीता जी, हम जानते हैं कि हम जो मानव है उसमें हम टीकाकरण करवाते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें, और जैसे कि अभी आपने कोविड में तो देखा ही किस तरीके से पूरा अभियान चल रहा है, उसी तरीके से पशुओं के स्वास्थ्य के लिए उन्हें कोई इस तरह का इन्फेक्शन ना हो, बीमारी ना हो, टीकाकरण कराना ज़रूरी होता है। क्यों महत्वपूर्ण है ये और क्या हमारे किसान इसके महत्व में अब समझ रहे हैं, जैसे लगातार हम देख रहे हैं कि मुहिम चलाई जा रही है? बिल्कुल, जैसे कि एक बहुत ही पुरानी और सार्थक कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इलाज से उसकी रोकथाम ही अगर पहले ही हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और जिस तरह मनुष्यों में टीकाकरण होता है, इसी प्रकार से पशुओं में कई प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है, ताकि बीमारी आने से पहले ही पशु को हम उस वैक्सीन के माध्यम से सुरक्षित कर सकें। और बड़े पशुओं में जैसे अधिकतर जो संक्रामक रोग हैं एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं, या जूनोटिक रोग हैं जो पशुओं से मनुष्यों में भी फैलते हैं जी। तो इस तरह के बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है, जिनमें मुख्यतः गलघोटू है, मुंह खुर है। इसके अलावा ब्रूसेलोसिस का अभियान, अभी टीकाकरण अभियान 15 अगस्त से 31 अगस्त तक एक कैंपेन फॉर्म में किया जा रहा है, जहां पर 6 से 8 माह की कटड़ियां और बछड़ियों को ब्रूसेला अबॉर्टस स्ट्रेन 19 वैक्सीन जो है ये लगाई जा रही है। और ये वैक्सीनेशन का मकसद ये है कि जब ये पशु बड़े हो, क्योंकि ब्रूसेलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो जूनोटिक भी है, पशु से मनुष्य में भी लग सकती है। तो इसमें सबसे मेन समस्या ये आती है कि ब्याने से पहले, ब्यात के 6-7 महीने के आसपास पशुओं में गर्भपात की समस्या आ जाती है। तो ज्ञाबन पशु में गर्भपात हो जाता है और उस गर्भपात के कारण ये बीमारी, मतलब पशु पालक का आर्थिक नुकसान तो होता ही है, साथ में ये बीमारी एक पशु से दूसरे में भी लगती है। यदि नर में ये बीमारी है ब्रूसेलोसिस की, तो वो अगर पशुपालक इसके लिए
मान लीजिए नेचुरल सर्विस के माध्यम से अपने पशुओं को गर्भान्वित करवाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान से करवाना चाहिए। पर या मान लीजिए और नर पशु अगर वो ब्रूसेला पॉजिटिव है तो वो जितनी मादा पशु उससे गर्भित होंगी उनमें वो बीमारी फैल जाएगी। जी जी। और पशुपालक को काफी आर्थिक नुकसान होगा। तो पशुपालकों को काफी आर्थिक नुकसान हो जाता है, और आंकड़े भी हमें बताते हैं कि किस तरीके से पशुओं के गिरते स्वास्थ्य या फिर इस तरह की बीमारियों की वजह से उन्हें बड़ा आर्थिक जो लॉस है वो सहना पड़ता है। और अगर पूरे देश की बात करें तो ये नुकसान करोड़ों में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पशुओं में फैलने वाले रोग कई बार जानलेवा साबित हो जाते हैं। कभी कभी संक्रामक रोग महामारी के रूप में फैलकर हमारे पशुओं को नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे में इलाज से बेहतर है बचाव। जी हाँ, रोगों से बचाव के लिए आप अपने पशुओं को समय रहते टीके जरूर लगवाएं। बीमारियों के टीके पशु के शरीर में प्रवेश करके पशुओं में उस बीमारी के प्रति रोग प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत करते हैं, जिससे पशु संक्रामक बीमारियों से बच जाते हैं। पशुपालक अगर समय से अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं, तो पशुओं को खतरनाक बीमारियों से बचाकर अपने व्यवसाय से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। टीके लगवाने के सही समय के बारे में बात करें तो खुरपका मुहपका रोग की पहली खुराक के रूप में फरवरी या मार्च का महीना टीका लगवाने के लिए सही है। मई या जून में गलघोटू और लंगड़ी बुखार से बचाव के लिए टीका लगवाना चाहिए। वहीं सितंबर और अक्टूबर में खुरपका और मुहपका की दूसरी खुराक के टीके लगवाने चाहिए। थैलेरियोसिस रोग से बचाव के लिए अक्टूबर या नवंबर के महीने में टीका लगवाया जाता है। संकर नस्ल के पशुओं में थैलेरियोसिस रोग का टीका साल में एक बार लगवाना चाहिए। पशुपालक ध्यान रखें कि पशुओं को टीके पशु चिकित्सक की सलाह से ही लगवाएं। टीकाकरण के 2 सप्ताह बाद तक पशुओं को तनाव मुक्त रखें और रोगी पशु के संपर्क से बचाएं। तो पशुओं में टीकाकरण के बारे में तो हमने आपको बताया, और अभी पुनीता जी ने बताया कि किस तरीके से इसका संक्रमण हमारे जो अन्य पशु हैं उन तक पहुंच सकता है और हमें बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसीलिए सूझबूझ से काम लेना है हमारे पशुपालकों को। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं डॉक्टर अशोक से। डॉक्टर अशोक, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि जिस तरीके से मनुष्यों में टीकाकरण होता है उसी तरीके से हम ये भी जानते हैं कि बदलते मौसम के साथ ज़रूरतों के हिसाब से हम अपने आहार में भी तब्दीलियां करते हैं, और ये बात पशुओं पर भी लागू होती है। हालांकि बीते ज़माने में इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जो भी भूसा होता था या घर का कुछ बच जाता था उसे ही पशुओं को सानी में दे दिया जाता था। लेकिन आज जब ये व्यावसायिक रूप ले चुका है तो आपको क्या लगता है कि आहार कितना बड़ा एक कह सकते हैं एक विषय है जिस पर गौर करना पशुपालकों के लिए बहुत जरूरी है? हाँ, पशुपालकों को मैं ये कहना चाहता हूँ, संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें पशु की आवश्यकताओं के अनुसार जो पोषक तत्व हैं वो मिल जाए। वो हरे चारे, सूखे चारे और राति मिश्रण से मिलते हैं। और खर्च पशुपालन में जो खिलाई पिलाई पे खर्चा आता है वो 70 से 75% आता है। इसको वैज्ञानिक रूप से खिलाएं। पहले जमाने में क्या होता था, खली डाल देते थे या चोकर डाल देते या आटा दे देते थे। लेकिन अब क्या है कि आपको खनिज मिश्रण भी देना पड़ेगा, नमक भी देना, खली भी देनी, अनाज भी देना है, और हरा चारा और सूखा चारा की उचित मात्रा और उचित अनुपात में जब मिला के खिलाएंगे, मौसम के अनुसार, दूध के उत्पादन के अनुसार, उसके साथ साथ उसकी कीमत के अनुसार तथा उसकी अवस्था पर, वह गाभिन है या दूध दे रही है या सूखी है, तो अलग अलग अवस्थाओं के लिए जो खिलाई पिलाई होती है वो अलग अलग होती है। जैसे जैसे दूध बढ़ेगा उसे पोषण आवश्यकता बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे मौसम की बात आती है, ये बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात के मौसम में क्या है कि जो चारा मिलता है खेतों से तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। उससे क्या होता है, जो पेट में जाता है उसमें पोषक तत्व और रेशे की मात्रा बिल्कुल कम होती है। जब उसमें रेशे की मात्रा कम होती है जो पशु के पेट के अंदर वो कम समय तक रुक पाता है, और जिससे पोषक तत्व पशु नहीं मिल पाते, पशु को पोषक तत्व नहीं मिल पाते। अतः उस समय क्या करना चाहिए, उसके साथ सूखा चारा या सूखा भूसा मिला देना चाहिए, जिसपे वो
उसके पेट में रुके पशु के, और जी, यानी बिल्कुल डॉक्टर अशोक जी, बिल्कुल जैसे कि आपने बताया यहाँ पर कि पहले तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब हमारे पशुपालक जो हैं वो भी वैज्ञानिक विधि को ध्यान में रखते हैं और मौसम, तापमान, इन सब बातों को और पशु किस अपनी अवस्था में हो उनको देखते हुए उसी के हिसाब से कह सकते हैं कि उनके आहार को, उनकी डाइट को डिज़ाइन करना है, उस पर ध्यान देना, उसी तरीके से तैयार करना है। तो और विस्तार से बात करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पशुओं को सेहतमंद रखना चाहते हैं या डेयरी के काम में अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो अपने पशुओं के आहार प्रबंधन पर खास तौर से ध्यान दें। पशुपालन के काम में अच्छे मुनाफे के लिए जितना जरूरी अच्छी नस्ल के पशुओं को पालना है, उससे ज्यादा जरूरी है पशुओं के खाने का संतुलन बनाए रखना। पशु को बचपन से लेकर बड़े होने तक और प्रजनन के समय संतुलित खाना देना चाहिए। बछड़ियों को पैदा होने के 2 घंटे के अंदर माँ का खीस जरूर पिलाएं। खीस कितनी पिलानी है ये बछड़ियों के शरीर के भार को देखकर तय करना होता है। अगर बछड़ियों को माँ के साथ रखा जाता है तो वो जरूरत के हिसाब से अपनी माँ से पोषण ले लेती हैं। लेकिन अगर कृत्रिम विधि से पाला जाता है तो शरीर के भार को ध्यान में रखने का महत्व और भी बढ़ जाता है। मोटे तौर पर वयस्क दुधारू पशु के आहार को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, जीवन जीने के लिए आहार, दूसरा, उत्पादन के लिए आहार और तीसरा, गर्भावस्था के लिए आहार। जीवन जीने के लिए आहार भोजन की वो मात्रा है जिसे पशु के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिया जाता है। इसे पशु अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने, शरीर के जरूरी काम जैसे पाचन क्रिया, सांस लेना और उत्सर्जन के लिए काम में लाता है। इससे पशु के शरीर का वजन भी स्थिर बना रहता है। आहार प्रबंधन नहीं करने पर पशु कमजोर होने लगता है और इसका असर पशु की दूध देने और प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। उत्पादन के लिए आहार उसे कहा जाता है जिसे पशु को जीवन जीने के साथ साथ पशु की दूध देने की क्षमता बढ़ाने के लिए दिया जाता है। और गर्भावस्था के लिए आहार उसे कहते हैं जब पशु की गर्भावस्था में उसे 5वें महीने से ज्यादा आहार दिया जाने लगता है। पशुपालक खुद भी अपने पशुओं के लिए संतुलित आहार बना सकते हैं। जिन किसानों के पास हरा चारा उगाने के लिए जमीन और सिंचाई का साधन हो, उन्हें अपने पशुओं के लिए हरा चारा पूरे साल उगाना चाहिए। अच्छे गुण वाला हरा चारा पूरे साल पशुओं को खिलाने से दूध उत्पादन का खर्च कम हो जाता है और सभी जरूरी पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर पशुपालक अपने पशुओं को सही समय और सही मात्रा में आहार दें तो पशुओं से अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो अभी हमने पशु आहार पर ये विस्तृत रिपोर्ट देखी। अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कीजिए। नंबर हम देखिए लगातार नीचे फ्लैश करें, इन्हीं नंबर को आप नोट करें और हमें कॉल करें। पशु आहार और साथ ही पशु में टीकाकरण, ये हमारे 2 विषय हैं जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर पुनीता, अब मैं चाहूँगी कि अलग अलग जो बीमारियां हैं, जो टीके हैं, उनके बारे में बताइए। और जो एक पहले से ही चल रहा है खुरपका मुंहपका, जो हमारे पशु में हो जाता है कि खुर में समस्या हो जाती है फिर, और इससे तो जान तक चली जाती है पशुओं की, तो इसका टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से हमारे किसान कराएं? क्या कोई विशेष समय है जब टीकाकरण कराना बेहतर रहता है? बिल्कुल, एक समय तो बरसात से पहले, बरसात आने से पहले ही सबसे पहले टीकाकरण करने से 15 दिन पहले पशु को कृमि रहित अर्थात उसकी डीवर्मिंग, पेट के कीड़ों की दवाई देना बहुत ज़रूरी है। पेट में यदि कीड़े होंगे तो आपका टीकाकरण सफल नहीं होगा और पशु पे स्ट्रेस भी बढ़ेगा। अब टीकाकरण करने से 15 दिन पहले कृमि रहित करके उसके बाद बरसात से पहले मुंहखुर और गलघोटू, इन दोनों बीमारियों का अब संयुक्त टीका भी आता है। और हरियाणा प्रदेश में ये पिछले 2.5 साल से ये टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें एक ही इंजेक्शन में एक ही निडल के प्रिक से पशु को दोनों ही बीमारियों का टीकाकरण हो जाता है। और ये टीकाकरण आपको 6 महीने में रिपीट करना होता है। इसका 6 महीने तक पशु इसमें सुरक्षित रहता है। ये बीमारियां, दोनों ही बीमारियां संक्रामक हैं और गलघोटू की जो बीमारी है वो बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती है और यदि समय पर इलाज उपचार ना मिले तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है जी। इसी तरह जो मुंहखुर की बीमारी है, जिसमें मुंह में छाले और
खुरों में छाले हो जाते हैं, पशु के मुंह से लार गिरती है, तेज बुखार आता है, पशु लंगड़ा कर चलने लगता है, तो यदि समय पर इसका उपचार न हो तो ये बीमारी बढ़ते बढ़ते पशु की जो उत्पादन क्षमता है और जो पशु का स्वास्थ्य है, दोनों ही बहुत ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट करता है और काफ़ी पशु की जो है प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, दूध बिल्कुल सूख जाता है। जी जी। और इसमें भी ये बीमारी भी संक्रामक है, छूत का रोग है। यदि ये एक पशु में आती है तो एक पशु से जो साथ में और पशु बंधे हुए हैं उनको भी ये फैलती है। इसी तरह ब्रूसेलोसिस का मैं जिक्र कर ही चुकी हूँ। ब्रूसेलोसिस में क्योंकि वो जूनोटिक है, पशुओं से मनुष्यों में आ सकती है, इसलिए उसमें कुछ सावधानियां पशुपालकों को रखनी बहुत बहुत ज़रूरी हैं। जी। जैसे ही मान लीजिए आपके किसी पशु का किसी ब्रूसेला से या किसी और कारणवश भी गर्भपात होता है, तो जब पशु की आप देखिएगा, जब पशु की ब्याने से पहले ही उसमें ब्याने के लक्षण आ जाते हैं और कुछ ही समय में बच्चा गिरा देता है, तो पशु की जो जेर होती है उस पर सफ़ेद और पीले रंग के धब्बे होते हैं और वो जेर इन्फेक्टेड होती है बुरी तरह। बिल्कुल। मैं एक आपको रुकना चाहूंगी, कॉल ले लेते हैं। बालाराम जी हैं देवास मध्य प्रदेश से, आइए बात करते हैं। बालाराम जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए सवाल क्या है। अरे वो हमारी भैंस है जो हर महीने होती है और बदल जाती है, तो 4 महीने हो गए ऐसे गाभन नहीं निकलती वो। मैम आप सवाल समझ पाएंगे? हाँ, गाभन नहीं होती। गाभन नहीं हो रही, ठीक है। बालाराम जी आपका सवाल सुन लिया है, पुनीता जी ने क्या बताना चाहेंगे? बालाराम जी, ऐसा है जो मुझे समझ में आया कि आपका पशु बोलता है पर ठहरता नहीं है, ज्ञापन नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली। तो ये आप पहले तो अगर आप इसको नेचुरल सर्विस से करवा रहे हैं तो आप इसे नेचुरल सर्विस की बजाय नज़दीकी पशु अस्पताल में जाकर पशु चिकित्सक को बताइए और इसको आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी एक बीज जो टीके के माध्यम से बीज रखा जाता है वो बीज रखवाइए। उसमें आपको कई तरह के फायदे होंगे। सबसे पहला लाभ ये होगा कि पशु का प्रेग्नेंट होने के लिए कई फैक्टर हैं, कई चीज़ें हैं जो जिन पे ये डिपेंड करता है। सबसे पहले तो हीट का समय, यदि आपका पशु सुबह बोला है तो शाम के समय उसका इंसेमिनेशन होना चाहिए। दूसरी बात, जब पशु चिकित्सक से आप एआई करवाएंगे तो पशु चिकित्सक सबसे पहले आपके पशु का इंटरनल चेकअप करेगा, उसके बच्चेदानी के अंदर चेक करेगा। हो सकता है कि बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन हो, सूजन हो, कोई और अन्य कारण हो जो आपको बाहर से पशु स्वस्थ दिख रहा है पर अंदर कोई समस्या हो जिस वजह से वो गर्भ धारण नहीं कर पा रहा, बच्चा अंदर प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। ये चेकअप हो जाएगा। तो यदि चेकअप के बाद अगर उसमें कोई इन्फेक्शन होगा तो डॉक्टर उसकी इन्फेक्शन की दवाई देंगे। यदि बच्चादानी ठीक होगी तो डॉक्टर उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से बिल्कुल उचित स्थान पर इसमें किस जगह पे बीज डिपॉजिट किया जाना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो टेक्निकल लोगों को पता होता है। तो वो उसमें बीज रखेंगे। और आप एक काम और करा सकते हैं कि एक बार बीज अगले दिन सुबह भी, अगर आज सुबह बोलिए आज शाम को, और एक बार अगले दिन सुबह भी 12 घंटे के अंतराल पे आप बीज रखवाइए। निश्चित ही आपका पशु का चेकअप भी होगा, वो गर्भ भी धारण करेगा। और इसमें अगर आपके पास गाय है तो गाय के लिए अब सेक्स सॉर्टेड सीमन भी आता है जिसमें 90% बच्चियां पैदा होने की एक तरह से गारंटी होती है। तो आप सेक्स सॉर्टेड सीमन भी रखवा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आपकी कॉल्स हम लेते रहेंगे, कहीं मत जाएगा। देखते रहें हेलो के साथ, छोटा सा ब्रेक। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस।
और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। तो आज हम बात कर रहे हैं कि पशुओं में टीकाकरण किस तरीके से करवाएं और साथ ही पशुओं में संतुलित आहार का क्या महत्व है, क्यों हमारे पशुपालकों को इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते आगे और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अशोक के पास चलते हैं। डॉक्टर अशोक, जैसे कि हम आहार की बात कर रहे थे तो आपने बताया था मौसम के अनुसार और पशु किस अवस्था में उसको देखते हुए भी हमें अपना जो उनका आहार है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले इसी में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मानसून का समय, हरा चारा तो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है और हम देखते हैं कि हमारे किसान हरे चारे को काफ़ी ज़्यादा अपने पशुओं को खिलाते हैं और उन्हें शायद ये लगता होगा कि ये समय है, अच्छे से अच्छा चारा उन्हें खिला लें। तो कई बार इसका विपरीत असर भी पड़ जाता है। आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें क्या है कि नमी की मात्रा या पानी की मात्रा हरे चारे में सबसे ज़्यादा होती है रात के में। जी। तो क्या है, जब वो चारा खाता तो उसके पेट में अपारा आ जाता है, गैस बनती है, क्योंकि उसमें जो रेशा है या शुष्क पदार्थ है उसकी मात्रा बहुत कम होती है और पोषक तत्व भी कम होते हैं। इसलिए उस समय में हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा और राति मिश्रण देना नितांत आवश्यकता है। ज्यादातर किसान क्या करते हैं, अभी मैं किसान का क्वेश्चन सुन रहा था, उन्होंने पूछा था कि भाई गर्भाधान क्यों नहीं हो रहा। ये इसी कारण से हुआ कि उस किसान ने उस पर्टिकुलर जानवर को एक समय पर खनिज मिश्रण या ऊर्जा या प्रोटीन की मात्रा पूरी तरह से नहीं दी, और जब वो प्रोटीन की मात्रा नहीं दी, ऊर्जा नहीं दी, तो वो गाभिन नहीं हो पाएगा, भले ही उसको टीका कराएं या कुछ भी कराएं। दूसरी चीज ये है कि जो पशु है, तो पशु को जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, वो कम से कम भी 12 से 16 घंटे के बीच में उसकी जो इंसेमिनेशन होना चाहिए। दूसरी बात उसके साथ साथ यह है, उस टाइम जब उसको टीकाकरण ये कराया गया, इंसेमिनेशन कराया, उस टाइम राति मिश्रण की मात्रा कम कर देनी चाहिए और पशु को शाम के टाइम या सवेरे के टाइम टीकाकरण होना चाहिए जो इंसेमिनेट कराए, अन्यथा पशु गाभिन नहीं होगा। उसको पानी पिलाना चाहिए और राति मिश्रण तो बिल्कुल कम कर देना चाहिए। एक चीज और है, अगर ये भी किसानों की बहुत बात आती है कि हमारे पशु का दूध कम हो गया या हमारे पशु के दूध में वसा की मात्रा कम हो गई, तो वहां पर क्या होता है, या तो हरा चारा कम दिया गया या राति मिश्रण की मात्रा ज्यादा दी गई है। इसके कारण भी ये दूध में वसा की मात्रा, दूध का उत्पादन और एसएनएफ तीनों में भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः ये सारी चीजें हरा चारा, सूखा चारा और राति मिश्रण उसकी आवश्यकता के अनुसार देना चाहिए। बहुत से किसान क्या करते हैं, जब जानवर गाभन होता है उस टाइम राति मिश्रण की मात्रा या हरे की मात्रा कम देते हैं, सूखा चारा उसको ज्यादा खिलाते हैं। जी जी पर जी क्या होता है, जी बिल्कुल। एक कॉलर है, एक बार कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। नंद स्वरूप जी हैं जिन्होंने हमें बाराबंकी से कॉल किया, उत्तर प्रदेश से। जी बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी से, उत्तर प्रदेश में पड़ता है जी। मैं सर जानना ये चाहता हूँ कि जैसे पशुओं में जो रोग होते हैं, गला घोंटू है, जैसे पुकनी रोग है आपका, जैसे मुंह पका खुरपका रोग हो गया आपका, लंगड़ा लंगड़ी रोग है, बिसाहरी रोग हो गया आपका, सर्रा रोग है, थनैला, इसके अलावा और कौन से रोग होते हैं जिसे हमें सावधानी रहने की जरूरत। दूसरी चीज, और इस जानवरों में कुछ कीड़े पाए जाते हैं, जैसे कहीं घाव हो गया उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, पेट के अंदर कीड़े होते हैं, जुआ किलनी इनमें पड़ती हैं, तो उनको हम किस प्रकार से बचाएं। जी नंद स्वरूप जी, मुझे तो लगता है आपने सारे मोटे मोटे तौर पर सारी बातें बताई थी। काफ़ी जागरूक पशुपालक लगते हैं। पुनीता जी, जैसे कि इन्होंने कई सारी बीमारियों के नाम बताए, इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारी होती है ये जानना चाहते हैं। हाँ जी नंद स्वरूप जी, इसके अलावा भी कुछ बीमारियां हैं जो हमारे पशुओं से, जैसे एक ब्लैक वाटर डिजीज़ होता है जिसको BQ कहते हैं और इसकी वैक्सीनेशन भी चल रही है, पर आई थिंक वो लंगड़ा बुखार ही हैज़ कवर्ड। एक बीमारी होती है एंथ्रेक्स की बीमारी। ये एंथ्रेक्स की बीमारी कभी कभार नज़र आती है पशुओं में, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें क्या होता है? इसमें जो पशु के नेचुरल ऑरिफिस हैं, जैसे उसकी गुदा है या उसका मुंह है या नाक है, इससे खून निकलने लगता है।
और ये बैक्टीरिया के माध्यम से होती है और ये भी बहुत ही फैलने वाली बीमारी है और ऐसे पशु की बचाव भी नहीं होता, मृत्यु हो जाती है। तो एक इस तरह की बीमारी है। दूसरा जो अपने पशुओं में आप देखोगे कि कई तरह की और बीमारियां हैं जिनको आप मेटाबॉलिक डिजीज़ कहते हो। जैसे पशु को जेर बाहर नहीं आ रही, या पशु को एक दुग्ध ज्वर बीमारी होती है जिसमें मिल्क फीवर जिसको कहते हैं, बहुत ही कॉमन बीमारी है, जिस बीमारी में पशु ब्याने के बाद खास तौर पे ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी के साथ साथ कैल्शियम फास्फोरस बैलेंस भी बिगड़ जाता है, जिस वजह से पशु को जो है पशु को पहले बुखार आता है जो नोटिस नहीं होता, लेकिन बाद में पशु का शरीर ठंडा पड़ जाता है और पशु एकदम से बैठ जाता है और काफ़ी सीरियस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको तुरंत इंट्रावीनस फ्लूइड्स के माध्यम से कैल्शियम और फास्फोरस के इंजेक्शंस वगैरह इत्यादि देने पड़ते हैं और तुरंत ही पशु जो है उसमें प्रोग्रेस भी शो करता है। दूसरा इन्होंने एक सवाल ये भी पूछा था कि जो ये कुछ परजीवी हैं, कुछ बाह्य परजीवी हैं और कुछ अंदरूनी कीड़े हैं, इनके लिए क्या किया जाए। इनके लिए इस तरह की दवाइयाँ और टीके आते हैं। मैं आपको सॉल्ट बता देती हूँ, ट्रेड नेम आप जो भी आप जो लेना चाहें या आपके अस्पताल में जो सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हो, आइवरमेक्टिन एक सॉल्ट होता है, ये एक उदाहरण है। इसका इंजेक्शन अगर आप अपने पशु को लगवाते हैं तो ये बड़े पशु में 7 ml की डोज है और छोटे पशु में 1 ml। तो ये इंजेक्शन लगाने से ये पशु की खाल के नीचे सबक्यूटेनियसली लगता है, तो इससे जो उसके बाहर के कीड़े हैं और अंदर के कीड़े वो मर जाते हैं। साथ साथ पशु का जो प्रबंधन है वो बहुत ज़रूरी है। कीड़ों की समस्या अगर साफ सफाई ठीक से नहीं रखेंगे तो भी होगी। और जो बाहरी कीड़े हैं, पशु को इंजेक्शन लगाने के अलावा और भी दवाइयाँ आती हैं जिनसे पशु को नहला सकते हैं, लेकिन साथ साथ ज़रूरी है कि जो पशु घर है, पशुशाला है, उसकी सफाई रेगुलरली की जाए। और ये जो कीटाणुनाशक, ये जो एक्टोपैरासाइट है, बाह्य कीड़ों की जो दवाई से आप पशु को नहला रहे हैं, वो दवाई का छिड़काव उसके थान में और उसके आसपास जो दीवारें हैं, और ख़ास तौर पे दीवारें कच्ची दीवारें ना हो, दीवारों के प्लस्तर होना चाहिए, नहीं तो ये जो दीवारों की ईंटों के बीच में जो जगह होती है उसमें ये इसके अंडे पनपते रहते हैं इन एक्टोपैरासाइट्स के, और वो नज़र नहीं आते, लेकिन आप बार बार आपके पशु को ये बीमारी जो है एक तरीके से कह दे कि उनका आवाज़ जो है साफ सुथरा रखे और सैनिटाइज करें समय समय पर, ताकि इस तरह के परजीवी आपके पशुओं के ऊपर हमला न कर सके और उन्हें बीमार न कर सके। एक कॉलर है, उनसे हम बात कर लेते हैं। युद्धवीर जी हैं जिन्होंने उत्तराखंड से कॉल किया है। जी युद्धवीर जी, बताइए सवाल क्या है आपका। मैम हमारे यहाँ छोटे गाय रहती है जी, तो मैम हमारे छोटी नस्ल की गाय रहती है। युद्धवीर जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, आवाज कट रही है बीच बीच में आपकी। मैम मैं बोल चाहता हूँ ना कि हमारे यहाँ छोटी नस्ल की गाय रहती है, तो उनके लिए चारे क्या जाए। चारा प्रबंधन के बारे में आप जानना चाहते हैं युद्धवीर जी? जी मैम। जी जी ठीक है पुनीता जी, चारा प्रबंधन के बारे में अशोक जी से बात करते हैं। अशोक जी, चारा प्रबंधन के बारे में युद्धवीर जी हमारे दर्शक हैं जिन्होंने गढ़वाल उत्तराखंड से कॉल किया है, पौड़ी गढ़वाल से, क्या बताना चाहेंगे? जो पौड़ी गढ़वाल जगह है वहाँ पर हरा चारा कम उपलब्ध होता है। वहाँ पर ज्यादातर झाड़ियाँ मिलती है, पेड़ों को पत्तियाँ मिलती है। पहली बात तो ये है, जहाँ पर इनके जानवर हैं वो पत्तियां काट कर लाएं और सूखा चारा जो आपके पास पुआल है, पुआल को भी काट ले और उसमें राती मिश्रण मिलाएंगे, तब वो काम चलेगा। और जो ये आपका पुआल दे रहे हैं, पुआल को भी भिगो कर रखें, भिगो के जिससे क्या हुआ उसमें जो सिलिका है वो नीचे निकल जाएगा और उसमें हरी पत्ती मिलाए। अगर आपके पास हरा चारा है, आपके पास मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, लूसर्न है, जो भी मौसम के अनुसार उपलब्ध है वो भी उसमें मिलाए। और साथ के साथ राशि मिश्रण कम से कम भी जो जानवर हैं, ये मुझको नहीं पता किस प्रकार के जानवर इनके पास उपलब्ध है, कितने दूध वाले हैं। अगर ज्यादा दूध देने वाले जानवर हैं तो इनको 1 से 1.5 किलो उसके शरीर के रखरखाव के लिए और दूध के उत्पादन में 3 लीटर दूध पर 1 किलो कंसंट्रेशन या राशि मिश्रण देना अनिवार्य है, जिससे इनका दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और पशु टाइम से गर्मी में भी आएगा और टाइम से ज्ञापन भी होगा।
जी बिल्कुल। और अगर आपके भी कोई और सवाल है तो आप हमें कॉल ज़रूर करें। और हमारे साथ लगातार डॉक्टर अशोक और पुनीता जी हैं। पुनीता जी, जैसे कि आप कुछ बीमारियों के बारे में बता रही थी, आपने बताया कि किस तरीके से जो पशुओं का आवास है उसे सैनिटाइज करके रखें, बिल्कुल साफ़ रखें। और इससे जुड़ी और भी कुछ बातें हैं जिसके बारे में मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है जब विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है पशुओं को, क्योंकि कई तरह के संक्रमण पशुओं को घेर लेते हैं और आर्द्रता की वजह से ये एक कह सकते हैं कि इन्फेक्शन के लिए उपयुक्त समय बन जाता है। लेकिन पशुपालकों को अपने तरफ से बिल्कुल सजग रहने की ज़रूरत है। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें लोग के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। तो आज हम बात कर रहे हैं पशुओं में टीकाकरण के बारे में और साथ ही पशुओं में किस तरीके से आप जो बैलेंस डाइट है उनकी, यानी जो आहार है उससे सुनिश्चित कर सकते हैं, उस पर कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। आगे हम आपको और इससे जुड़ी बातें बताएंगे, लेकिन इससे पहले कॉलर हैं जिन्होंने कॉल किया है, असम से माणिक राम जी हैं। आइए बात करते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। माणिक दास जी, बताइए सवाल क्या है? मेरा 2 सवाल है। एक सवाल है, मेरा गाय 5 लीटर दूध दे रहा है, उसको कौन सा टीका लगाने से 15 लीटर देगा ऐसा? और दूसरा सवाल है, खुद दाना बनाएगा तो अच्छा होगा ना कंपनी दाना का तो अच्छा होगा, कौन सा मुनाफा होगा? जी, कहते हैं कि एक तो उसका जो दूध देने की क्षमता है उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सा बीज हो, और दूसरा आहार पर सवाल है। बीज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? जी, शायद वही सवाल है इनका, क्योंकि अभी 5 लीटर वो दूध देती है और 10 लीटर की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो जो आपकी माणिक दास जी, आपकी जो गाय है जी, इसको कब ब्याए हुए कितना समय हो गया है? ब्याए हुए 3 महीने हो गया। 3 महीने हो गए, ठीक है। तो अभी आपको जब अगली बार आप उसको गर्भान्वित करवाएं, क्योंकि आप पूछना चाह रहे हैं कौन सा टीका लगाए ताकि वो ज़्यादा दूध दे। जी जी जी। तो दूध बढ़ाने का टीका तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयां हैं जैसे आप दूध नहीं
कृत्रिम प्रजनन कौन सा बीज रखने से? हाँ, समझ गए। उसको अभी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपको करवानी है, तो आप एक काम कीजिए, आपके सबसे नज़दीक जो पशु चिकित्सालय है वहाँ पर जाकर उन्हें बताइएगा क्या है जो ये बीज तैयार किया जाता है। ये फ्रोजन स्पर्म स्टेशंस होते हैं, ये पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रांत में अलग अलग जगह हैं, और यहाँ पर जो बुल्स रखे जाते हैं, जो नर रखे जाते हैं, उनके कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं, और उनको सेलेक्ट करने से पहले उनकी जो माँ का दूध होता है, माँ का और उनकी दादी का कितना दूध दिया है, उसके हिसाब से ही उनको स्टेशन पे लाया जाता है और फिर उन्हें बीज के लिए तैयार किया जाता है। तो जब आप वहाँ से ये बात करेंगे तो वो ज़्यादा दूध वाले ही नर का बीज जो है वो आपके आगे के लिए, जब अगली बार के लिए आप उसको करवाएंगे तो वो बढ़िया दूध वाला ही बीज आपके वहाँ रखेंगे। एक्चुअली स्पर्म स्टेशन में बढ़िया दूध और स्वस्थ पशु को ही रखा जाता है। इनका सिलेक्शन का ही जो क्राइटेरिया है वो इतना सिर्फ बाहर से देखकर नहीं, वो फिनोटाइप देखकर नहीं पशु को सेलेक्ट करते, उसको जीनोटिपिक कैरेक्टर्स देखते हैं, उसकी जो हैं पेडिग्री सिलेक्शन, प्रोजेनी टेस्टिंग, बहुत तरह के मापदंड हैं, उसके बाद ही इनको रखा जाता है। दूसरा, अभी भी जो वो दूध दे रही है, ये दूध बढ़ाने के लिए मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम तो दे ही रहे होंगे। मेरा इसमें एक सुझाव ये भी है कि आप लिक्विड कैल्शियम अगर दे रहे हैं तो उसके बजाय अगर आप ट्राई करें, एक फीड ग्रेड आता है कैल्साइड पाउडर और फीड ग्रेड डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ये अगर आप पशु को देंगे तो ये अगर इनका अनुपात देखें तो 750 ग्राम ये कैल्साइड पाउडर और डाई कैल्शियम फॉस्फेट 250 ग्राम ये लीजिए, इनको मिक्स कीजिए और ये इसमें 100 ग्राम आप खांड या चीनी मिलाकर और रोज़ पशु को 50 ग्राम ये दीजिए। इसमें क्योंकि जो लिक्विड कैल्शियम है उसमें शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और शुगर बढ़ने से टेम्परेरीली पशु का दूध बढ़ जाता है, लेकिन हमें उसकी दूध की बजाय दूध उत्पादन क्षमता बढ़ानी है ताकि वो लंबे अरसे तक अच्छा दूध पे चलता रहे। जी, एक कॉलर है, दूसरा प्रश्न भी था कुछ आहार से जुड़ा था जिसको अभी आपने बता दिया है। सुनील कुमार जी हैं भोपाल से, आइए बात करते हैं। सुनील जी बताइए क्या सवाल है आपका। सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी सुनील जी सवाल बताएं। मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरी गाय जो है पत्थर वगैरह और रस्सियां वगैरह खाती है, तो इसमें ये किस चीज की कमी के कारण ये होता है? और अशोक जी से जानते हैं। अशोक जी क्या वजह हो सकती है जो इन्होंने बताया उसके पीछे? जी पहले वाला किसान पूछ रहा था, पहले उसके बारे में बता देता हूँ। उन्होंने ये पूछा था कि क्या वो राति मिश्रण अपने घर पे बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। वो बिल्कुल बना सकते हैं। उसमें वो ये कर सकते हैं, मान लिया उन्हें 10 किलो बनाना है तो 10 किलो में 3 किलो 300 ग्राम वो कोई भी दला हुआ अनाज ले लेंगे। उसके बाद 3.3 किलो ले लेंगे वो चोकर और 3.3 किलो ले लेंगे वो कोई भी खली जी। 200 ग्राम उसमें खनिज मिश्रण और 100 ग्राम नमक मिला लेंगे। उनका दूसरा सवाल ये था, और इन किसान को भी जोड़ूंगा मैं साथ में, कि अगर उनको दूध बढ़ाना है तो इंसेमिनेशन के साथ साथ ब्याने से पहले जो पशु की खुराक है, जो आवश्यकता है ऊर्जा की, प्रोटीन, खनिज मिश्रण की, नमक की, वो उचित मात्रा में देनी चाहिए। और जो ब्याने से पहले 21 दिन होते हैं, ब्याने के बाद 21 दिन होते हैं, वो बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है। अगर उस टाइम नहीं खिलाया गया ब्याने से 21 दिन पहले, तो ब्याने के बाद जो पशु हैं वो दूध कम देंगे क्योंकि उनमें नकारात्मक ऊर्जा की कमी हो जाएगी। पशु क्या करते हैं, जब उनके पेट में बच्चा होता है तो और बाहर से उसको खिलाने को नहीं मिल रहा, अच्छी ऊर्जा नहीं मिल रही, प्रोटीन नहीं मिल रही, जो शरीर में पोषक तत्व जमा है, चाहे वो प्रोटीन की हो, चाहे ऊर्जा की हो, खनिज मिश्रण की, वो बच्चे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं जी। जब ब्याह जाती है तो पशु सबसे पहले किसान क्या करता है, अपने पशु को अच्छा खिलाना शुरू कर देता है जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, परंतु फिर भी दूध नहीं बढ़ता। उसका कारण यह है कि पशु ने ब्याने से पहले जो पोषक तत्व बच्चे को दिए थे, शरीर से निकाले थे, सबसे पहले वो वापिस लेगा।
जब वो वापस लेगा तो दूध का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। जो पोषक तत्व दूध के उत्पादन में जाने चाहिए थे वो जा रहे हैं, वापस पशु अपने शरीर में ले रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर उसमें पोषक तत्वों की कमी होगी, भले ही ऊर्जा की और खनिज मिश्रण की कमी होगी, तो पूरे देश में ये देखा गया है या किसानों की समस्या है कि हमारे पशु गाभिन नहीं हो पा रहे जी। इनसेमिनेट भी करा रहे, टाइम से इनसेमिनेट हो रहा है, लेकिन जब ऊर्जा नहीं मिल रही, प्रोटीन टाइम से नहीं मिल रही, खनिज मिश्रण नहीं मिल रहे, आप कोई भी टीकाकरण करा लीजिए तो ये पशु नहीं होंगे। अतः रोजाना 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण और 30 से 40 ग्राम नमक देना जरूर अनिवार्य है जी। अशोक जी जैसे जी बात पूरी कर लीजिए अपनी। दूसरे किसान का सवाल ये था कि हमारा जो जानवर है वो दीवार चाटता है या पत्थर चाटता है। जी जी। इसका मतलब है पशु के शरीर में मिनरल की, खनिज मिश्रण की कमी होगी, कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, मैग्नीशियम, आयोडीन, तो या तो पत्थर चाटेगा या वो अपने पेशाब को पिएगा। तो इसलिए उस टाइम उसको खनिज मिश्रण देना जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि पशु को कम से कम भी 30 से 40 ग्राम खनिज मिश्रण देना चाहिए, लेकिन जो दुधारू पशु हैं जिनका दूध ज्यादा है उनको 60, 70, 80 ग्राम तक भी खनिज मिश्रण आप दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो अभी आप समझ गए होंगे, हमारे सुनील कुमार जी दर्शक थे भोपाल से, जिन्होंने बताया कि उनका जो पशु है वो पत्थर, दीवार, ये सब चीज़ें चाटता है। तो किस तरह की कमी के संकेत हैं ये भी अभी आपने जान लिया है और उसका आप समाधान समझ सकते हैं किस तरीके से आप करें। एक कॉलर है बिहार से, इन्होंने कॉल किया, ये बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, ब्रिज किशोर जी बताइए सवाल क्या है। ब्रिज किशोर जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो ब्रिज किशोर जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? हेलो, चलिए शायद हमें संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुनीता जी मैं आपके पास अब आना चाहूँगी। जो टीकाकरण की हम बात कर रहे हैं और ब्रुसेलोसिस के बारे में आपने बताया कि अभी पूरी अभियान से चलाई जा रही है इसके ऊपर कि कैसे टीकाकरण इस पर किया जाए, और क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होता है, पशुओं से इंसानों में भी आ सकता है, तो किस तरह की सावधानी इसमें बरतना चाहिए, और टीके के बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ये जो ब्रूसेलोसिस की बीमारी है, जैसे हम बात कर चुके हैं, जूनोटिक है, तो मनुष्यों को, पशुपालकों को, पशु सेवकों को और जो पशुपालन विभाग के स्टाफ मेंबर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनको अपना खास ध्यान रखना चाहिए। खास तौर पे जैसे मान लीजिए किसी पशुपालक के पशु में गर्भपात हो गया है, तो जो उसका मृत बच्चा निकला है या जेर है, इनका जब निस्तारण करते समय उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। निस्तारण करते समय वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, ग्लव्स पहने, मास्क पहने, सिर पर कपड़ा या अच्छे से टोपी लगाएं, क्योंकि ये जो जीवाणु है, ये जो बैक्टीरिया है ब्रूसेला अबॉर्टस, ये उसके जो डिस्चार्जेस हैं उससे मनुष्यों में प्रवेश कर सकता है। मान लीजिए आपके हाथ पे कोई छोटा सा कट लगा हुआ है, तो उस कट के माध्यम से ये पशुपालक के शरीर में प्रवेश कर सकता है। या ये एरोसोल ट्रांसमिशन भी है, हवा से भी, अगर आपने उसको ज़्यादा नज़दीक से आपके नाक के पास आपके वो आता है तो इसके लिए सबसे पहले तो पशुपालक को, अगर बड़ा फार्म है तो, छोटा फार्म है तो भी, ऐसे इन तरह के डिस्चार्जेस को एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें मिट्टी और चूना डालकर अच्छे से दबा देना चाहिए, और इंश्योर करना चाहिए कि उसके फार्म पे एक बाउंड्री वॉल हो, और बाउंड्री वॉल को इतनी इस तरह से बनी हो कि वहाँ बाहर से जंगली कोई डॉग्स या बिल्ली इत्यादि ना क्रॉस करके आ सके और गड्ढे को खोद के, क्योंकि ये उनमें भी ये इन्फेक्शन जो है ये लग सकता है। साथ ही जो आप जब पशु खरीदते हैं, कोई भी नया पशु आप खरीदते हैं, तो उसके कुछ टेस्ट ज़रूर करवाएं। उससे पहले उस पशु को खरीद कर घर पर ना लाएं। उसमें ब्रूसेलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, और एक जॉनीज डिजीज़ है, ये इस तरह के टेस्ट हैं। साथ में मेस्टाइटिस का भी टेस्ट करा लें। जब हम पशु खरीदने जाते हैं, आजकल पशुपालक जो है खरीदने से पहले पशु का दूध देखता है, रुकता है एक रात, 3 खड़ दूध नाप कर ही पशु को लाता है। तो वो ये तो देख पाता है कि दूध बढ़िया है, दूध अच्छा है, लेकिन क्या उसमें सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस तो नहीं है, अंदर कोई दूध में कोई इस तरह का क्या समस्या होती है? मेस्टाइटिस ये थनैला रोग है जो कई तरह के जीवाणु और विषाणुओं से फैलता है, पशु में लगता है एक्चुअली। तो अगर पशु के दूध में ये प्रॉब्लम है तो
वो दूध मनुष्यों को के लायक सेवन करने लायक नहीं है। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आपको भी यहाँ पर रोकना चाहेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और विस्तार से बात करेंगे। आपकी कॉल्स का हमें इंतजार है, अभी भी समय है, ज़रूर हमें फ़ोन लगाएं और अपने सवाल हम तक पहुँचाएं। छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप पहुंच चुके हैं हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, तो अभी भी समय है, अगर आपने हमें फ़ोन नहीं किया अभी तक तो ज़रूर फ़ोन करें और अपने प्रश्न हम तक पहुंचाएं। 2 टोल फ्री नंबर हम लगातार नीचे स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। तो आज एक बार फिर से हम आपको बता दें विषय क्या है। आज हम बात कर रहे हैं पशुओं में किस तरीके से संतुलित आहार हम सुनिश्चित कर सकते हैं, इसका महत्व क्या है, और साथ ही पशुओं में टीकाकरण। एक कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं। दुर्गेश जी हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है भोपाल से। दुर्गेश जी सवाल बताइए। मैम हमारे पास एक 5 वर्ष की गिर गाय है। वो बचिया है, वो फर्स्ट टाइमर है, लेकिन वो गाभिन नहीं हो रही है। जी क्या बताना चाहेंगे अशोक जी? हाँ, इसके बारे में मैं बताऊंगा। किसान ने तो ये तो बताया नहीं वजन कितना है जानवर का। वजन कितना है दुर्गेश जी? जी उसका लगभग सर ऐसे वजन तो नहीं करवाया है, बट वो गाभिन होने लायक है, मतलब फुल मैच्योर हो चुकी है। वो वेट भी अच्छा गेन कर लिया है। ठीक है जी, आ गया समझ में। ऐसा है जी, किसान भाई को मैं बताना चाहूंगा कि जो इनकी गाय है, ये अगर इसको खिलाई पिलाई या पोषक तत्वों की मात्रा उसकी आवश्यकता के अनुसार दी जाती तो वह 3 साल में पहला बच्चा दे देती। इनकी बातों से लग रहा कि इन्होंने अपने जानवर को ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज मिश्रण, हरा चारा ये उचित मात्रा में नहीं खिलाए गए। अब ये क्या करें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया टीकाकरण के बारे में, उसके साथ साथ ये करें कि अपने पशु को ये खली, अनाज, चोकर, ये जो मिश्रण मैंने बताया उसी को 1 से 2 किलो दें रोजाना, प्रतिदिन आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम को। और उसके साथ साथ कम से कम भी 40 ग्राम उसको खनिज मिश्रण रोजाना दें और पानी पिलाएं। और फलीदार या आपके पास मोटे अनाज हैं या ये क्या चारे हैं जैसे कि मक्का है, इसके साथ साथ उसमें आप राति मिश्रण मिला के देंगे तो निश्चित रूप से इनकी जो गाय है, जो बच्चिया है, गाभिन हो जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पशुओं को अपने जानवर जब 1 साल के हो जाए या उससे पहले भी अच्छी खिलाई पिलाई अगर वो करेंगे तो 1.5-2 साल के अंदर अंदर वो हीट में आ जाएंगे। गर्मी में आके वो 2.5 और 3 साल के आसपास भी आ जाएंगे। ऐसे किसान बहुत आते हैं जिसकी समस्या है कि उनकी खिलाई पिलाई ठीक नहीं हो पाती, उनके जानवर 4 साल, 5 साल, 6 साल तक भी गाभिन नहीं हो पाते, या तो उनके जनानक में कोई प्रॉब्लम है या उनकी खिलाई पिलाई अच्छी नहीं हो रही।
जो जननांग में प्रॉब्लम है वो चिकित्सक जो उनके पास हॉस्पिटल होगा, डॉक्टर के पास जाकर वहां चेक कराएं। लेकिन मेरे अनुसार ये है कि उनको संतुलित आहार देंगे, राति मिश्रण देंगे आवश्यकता के अनुसार, और इसके बाद में आप ये खनिज मिश्रण और नमक अगर रोजाना देंगे तो निश्चित रूप से इनका जान हो जाएगा। जी, एक कॉलर है श्यामलाल जी हैं जिन्होंने कोटा राजस्थान से में फोन किया है। श्यामलाल जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। सवाल बताइए। जी मैडम। जी, सवाल बताइए, आपका क्या है? सवाल है मैडम जी, ये मेरे भैंस है जिसकी क्या है चारों पगों में काल गड़ रही है, खैरवा टाइप हो रहा है। एक बार फिर से दोहराइएगा सवाल। जो आपने पैर रहते हैं भैंस का, जिसमें काल गल रही है, नीचे केरवा टाइप हो रहा है, वो जैसे वो पपुंदे हो रहे हैं पैरों में, खुर में समस्या हो रही है ये? हाँ, खुरों में। जी जी, डॉक्टर पुनीता क्या बताना चाहेंगे? ये श्यामलाल जी, ये जो मौसम है, इस मौसम में बरसात के मौसम में एक फुट रॉट की समस्या होती है, जिसमें जी उसमें खुरों में जो आप बता रहे हैं ये लक्षण होते हैं, और ये खास तौर पे बरसात के मौसम में ही ये समस्या आती है। जी जी। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, लाल दवाई आप जानते होंगे पक्का, पोटाश जो है उसका थोड़ा चुटकी भर लाल दवाई लेके और हल्का सा गुनगुना पानी करके उससे उसके खुरों की और जहाँ भी उसके घाव हैं, छाले हैं, उनकी अच्छे से सफाई कर लें। और ये देख लें अगर उसमें से खून आ रहा है तो हो सकता है उसमें कीड़े भी हों। तो अगर उसमें खून आ रहा है तो उसमें मैगट्स भी का भी समस्या हो सकती है। तो उसके लिए आप मैगट्स के लिए फिनाइल और सरसों का तेल मिला के वो उसका आप एक फोआ बना के उसमें डालें और उसको रेगुलरली सुबह शाम उसको बदलते रहें। साथ ही कोशिश कीजिए अगर आप ये कर पाएँ तो एक उसके कुछ समय वो लाल दवाई के घोल में जैसे फुट डिप होता है कि वो गौशालाओं में हम ऐसा आमतौर पे करते हैं कि एक एरिया बना देते हैं जहाँ पे आपका पशु खड़ा हो सके और उसके खुर जो हैं उस पानी में डूबे रहें। तो वो अगर आप कर सके तो बहुत ही अच्छा है। तो ये सब अगर आप करेंगे तो इससे फ़ायदा होगा। साथ ही इनसे जो पहले कॉलर थे मैं उसमें ऐड करना चाहूँगी, कई बार ऐसा भी होता है कि पशुपालक ओवर फीडिंग भी कर देते हैं। ओवर फीडिंग से भी अंडर फीडिंग तो है ही, और अगर संतुलित आहार नहीं है तो ज्ञाबिन होना मुश्किल है, लेकिन ओवर फीडिंग का भी से भी गड़बड़ हो जाती है। और दूसरा, इस पशु को जो आपका पशु ठहर नहीं रहा, ज्ञाबिन नहीं हो रहा, उसे आप सेलेनियम और विटामिन ई युक्त जो आहार है वो आप आहार भविष्य में देने की कोशिश करें जी, तो शायद आपको उससे फायदा होगा। जी, डॉक्टर अशोक, आप अंत में कुछ सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को बहुत कम शब्दों में, क्योंकि समय बस अब खत्म हो रहा है, क्या बताना चाहेंगे? मैं बहुत कम शब्दों में संतुलित आहार में अलग अलग तरह के अनाज और एक यानी खलिया मिलाए, उसके साथ खनिज मिश्रण का मैंने बता दिया। उसके बाद जो थनैला रोग की बात हुई है, उस टाइम जानवर दूध निकालने के बाद बैठने मत दे, और उसके थन पर सफाई करने के बाद 15 मिनट के बाद उस पर कड़वा तेल लगाते हैं तो थनैला रोग बहुत समस्या उसकी दूर हो जाएगी। जी जी। उसके साथ साथ ये जो जिंक है, आयोडीन है, कोबाल्ट है, इनके सभी के कारण से जो ये होती है रिपीट ब्रीडिंग की बात आ रही है, ये आती है। अगर प्रोटीन की मात्रा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ओवर फीडिंग होगी, यानी कि आवश्यकता से ज्यादा देंगे, उसके कारण से रिपीट ब्रीडिंग हो सकती है। जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशोक हमसे जुड़ने के लिए और आज के विषय पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी आपने बहुत अच्छे से दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पुनीता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आई, समय निकाला और हमारी चर्चा में शामिल हुई, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही। कल का विषय क्या है आइए डालते हैं उस पर नजर। कल का हमारा विषय खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन और मूंगफली फसल प्रबंधन, दोनों विषय पर कल भी हमारे विशेषज्ञ ऐसे कार्यक्रम होंगे और आपके कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। और अब आपको बता दें कि अगर आप कोई सलाह या कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप फेसबुक के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक से जुड़ने के लिए तरीका बस ये है कि आप सर्च बॉक्स में जाएं, हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, जिसे फॉलो करें, लाइक करें, अपने सवाल भी हम तक पहुंचाएं। और अंत में नोट कर लीजिए हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। आशा करते हैं कि आज जो कार्यक्रम में जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं ज़रूर आपके लिए लाभकारी
साबित होंगी। अगर आप चाहें तो आप हमारा ये कार्यक्रम डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको यह है कि इस QR कोड को अभी आप फ़ोन से स्कैन करें और सीधे ही आपको पहुंचा देगा हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हेलो किसान के पुराने एपिसोड्स भी आप देख सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। ग्रामीण क्षेत्र की महिला शिक्षित हो, सुरक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, आत्मनिर्भर भारत के निमित्त वो काम करें। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेहत को लेके महिला इतनी सीरियस नहीं है। क्यों? हम अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपनी माँ से यही देखते चले आए थे। किचन में खाना बन गया तो कोई अच्छी चीज़ बन गई तो पुरुषों को खिला दो, मुझे नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। त्याग। घर में रोटी कम हो गई कोई बात नहीं, हम चावल ही खा लेंगे। अगर वही एक पुरुष को कम हो जाता था तो रात को 12 बजे उठ के रोटी बनाते थे। बलिदान। अगर मुझे कम हो गया तो कोई बात नहीं, हम दाल चावल ही खाते सो जाएंगे। तो ये महिलाएं जो बचपन से देखती चली आई हैं, अब जैसे हम ज़्यादा जानते हैं, हो सकता है मेरी बेटी होती तो थोड़ा कम जानती, मेरी बेटी की बेटी होती तो और कम जानती। तो ये जो हमारी एक परंपरा चली आई है, ये उसी का परिणाम है। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान? लाल, अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? साईं नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।